यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहुत बहादुरी से भरा हुआ है, तभी आपको डर लग रहा है। इसी के साथ आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के अध्याय 10 को, जिसमें हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है। आज हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे प्रत्येक वर्ष परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 नंबर में या 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़रूर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की क्या क्या विशेषताएं होती है, उसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस आकार के बनते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें एक एक लाइन क्वेश्चनों से भरा हुआ है, इसलिए आप इनको अवॉइड ना कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के विशेषताओं की उल्लेख करें। तो देखिए, हमारा फर्स्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब यहाँ आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि पार्श्विक रूप से क्या मतलब हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा। पार्श्विक रूप से मतलब हुआ कि हमारा दाहिना हाथ जो है वो बायां हाथ दिखेगा। आईना में देखेंगे तो बायां हाथ दायां हाथ दिखाई देगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लफड़ा होता है। इसी में क्या होता है? उल्टा सीधा दिखाई देता है। ये बात कतई सही नहीं है कि हमारा पैर ऊपर चल जाएगा और सिर नीचे आ जाएगा, इस प्रकार का उल्टा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। 5 नंबर में है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। इसको आभास किया जाता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, बल्कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को हमने पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए, हमारा 6 नंबर है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और 5 फीट के आगे हमने दर्पण लगा दिया, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण की तरह 5 फीट पीछे बनेगा। आया समझ में? अब देखिए, इसमें से तरह तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, गोलीय दर्पण आखिर में है क्या? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि जिस पर प्रकाश पड़ेगा तो पड़ने के बाद क्या होगा? वो परावर्तित हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो लौट जाएगा। तो गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को समतल दर्पण की तरह रजतित या कलईक बोलते हैं, जिसको पेंट से हम लोग कर देते हैं, पीछे वाले भाग में कर बनाया जाता है, जो क्या है? एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है और भीतरी ओर कलई करने से क्या बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। यहाँ आपको एक बात और याद रखना है कि अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण का चित्र आखिर में बनता कैसे है और उत्तल दर्पण का चित्र आखिर में बनता कैसे है।
यहाँ देखिए ए में अवतल दर्पण है और बी में उत्तल दर्पण है। तो आप देख रहे हैं ना, जो खाल वाला भाग है वो क्या है, परावर्तक सतह है, और जो उच्च वाला भाग है उस पर कलई किया हुआ है, उसको रंगा गया है। तो यहाँ देखिए जो एफ है वो क्या है, फोकस दूरी है, और पी क्या है, ध्रुव है, और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। सेम वैसा ही बात उत्तल दर्पण में भी है, लेकिन फर्क इतना है, इसमें धंसा हुआ जो भाग है उस पर कलई किया हुआ है, लेकिन जो उठा हुआ भाग है उस पर कलई किया हुआ नहीं है, वो क्या है, चिकना है, यानी परावर्तक सतह है। ठीक है, इतना आप जान गए हैं। एफ जो है ना, एफ वो क्या है, फोकस दूरी है, और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। ये बात देखिए इसमें सही है। देखिए यहाँ पे ई वाला दूरी और ई वाला दूरी, ये देखिए ई दूरी और ई दूरी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी इतना ही हुआ, यानी इसको आर मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा, यानी सी क्या हो जाएगा, हमेशा फोकस दूरी के दोगुना हो जाएगा, और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमेशा सी के आधा हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा हो जाएगा, यानी r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले फिगर में चलते हैं। इसमें सारे बात को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त को आधा आधा काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एगो उत्तल दर्पण बन जाएगा, एगो अवतल दर्पण बन जाएगा। लेकिन एक वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, यानी परिधि से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हुआ, यानी अंदर जितने भी रेखाएं खींचेंगे जो क्या परिधि और केंद्र को मिला रही है वो सभी क्या है, त्रिज्याएं होती है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम लिखे हैं वक्रता त्रिज्या लिखे हैं। एक कलई किया हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग क्या है, कलई किया हुआ है, लेकिन उठा हुआ भाग क्या है, परावर्तक सतह है। इसका मतलब क्या है, ये उत्तल दर्पण है। जस्ट इसका उल्टा क्या है, धंसा हुआ भाग क्या है, परावर्तक सतह है, लेकिन कलई किया हुआ भाग क्या है, उठा हुआ है। तो क्या हुआ, ये अवतल दर्पण हो गया। इसका ध्रुव P यहाँ है, इसका ध्रुव P यहाँ है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस बड़े वाले लाइन को प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, यानी सी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। अगर यहाँ से काट देंगे तो हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस बात को जानेंगे कि आखिर ध्रुव का परिभाषा क्या होता है, वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होता है। उत्तल दर्पण का परिभाषा तो बता चुके हैं, अवतल दर्पण का परिभाषा भी बता चुके हैं, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम तुरंत बताएंगे। यहाँ तक की गई बातें को कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम जो बताएंगे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, ध्रुव की बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण है ना ये, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ, ई वाला हो गया, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। लेकिन जब वक्रता केंद्र की बात करें तो उसका परिभाषा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इस केंद्र है, इसी ने गोले का भाग है, तो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आ गया प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसमें एक नोट पॉइंट है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे बीच में क्या होगा, एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा। उसी को बात कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस यहाँ पे एफ होगा, यानी सी और पी के बीच क्या होगा, एफ होगा। तो उसी को कह रहा है कि उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है, उसका मुख्य फोकस होता है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको थोड़ा हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे एक झलक आपको दिखा देना चाहते हैं, देख लीजिए।
इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको फेयर कॉपी में लिखना है, तब याद करना है, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम कल फिर मिलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक को लेकर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।